हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 इसका देख लिया होगा। इकोनॉमिक्स का सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसका पार्ट 1 अच्छे से आपने देख लिया होगा, उन क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया होगा। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक देखेंगे। और आज की क्लास ये थोड़ी खास है क्योंकि इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि क्लास 6 मार्क्स का आया है, 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन है इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर से। तो ध्यान से अच्छे से समझना, और आपको ये दिखाऊंगा किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है। और अपने एग्जामिनेशन में आप जो आंसर्स दे रखे हैं क्लास सीबीएसई ने, उसके अलावा भी आप अपने लैंग्वेज में किस तरीके से लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 8 और 9 आज की क्लास का। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ध्यान समझना, ये जो पूरा का पूरा इन्होंने क्लास पैराग्राफ दिया है, ये इन्होंने क्लास सीनो पाक फ्रेंडशिप कॉरिडोर, जिसको क्लास सीपीईसी बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये एक ऐसी चीज है जो मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का है। 12th क्लास में बच्चों ने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये कहते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये तीन जो पड़ोसी मुल्क है, इनके बीच का कोई भी रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, डिप्लोमेसी हो गया, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो वो चीज डायरेक्टली तो नहीं पूछा, इन्होंने केस दे दिया और केस को पढ़कर आपको आंसर देना। तो जिन बच्चों को ये सीनो पार्क फ्रेंडशिप कॉरिडोर का नहीं पता है, मैं आज आपको वीडियो में अच्छे समझा दूंगा। और जब मैं आपको बिफोर एग्जाम वन शॉट रिवीजन करा रहा हूँ, तब मैं आपको डिटेल में भी क्लास ये वाला कॉरिडोर है, क्लास चाहे करतारपुर कॉरिडोर जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो भी समझा दूंगा अच्छे से, ताकि कॉरिडोर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए या इंटरनेशनल में इन तीनों कंट्री। देखो कोई बच्चे बोलते सर जो ये अभी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है, जो फिर या रशिया ने जो इन्वेड कर दिया है क्लास यूक्रेन के ऊपर, क्या इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है? नहीं बेटा, इससे केस स्टडी आपकी नहीं आएगी। तो इंडिया चाइना पाकिस्तान आपके चैप्टर में है, सिलेबस में, इसीलिए थोड़ा सा इनके बारे में पूछ लिया। बट क्लास वो नहीं आएगा, उससे हमारा अभी कोई लेना देना सिलेबस का नहीं है। हाँ, यूपीएससी अगर आप प्रिपेयर कर रहे होते तो जरूर आपको वो चीज पूछा जाता। देखो सीनो पाक फ्रेंडशिप कॉरिडोर क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ सीनो क्या है। देखो चाइनीज, बेसिकली चाइनीज को बोला जाता है सीनो और पाकिस्तानी को बोला जाता है पाक, ठीक है। जो चाइनीज पाक का फ्रेंडशिप कॉरिडोर, आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान की थोड़ी दोस्ती अच्छी होती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान इतना ज्यादा डिपेंड हो गया है कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर। और इस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद का सबसे ज्यादा जो उधार है वो एक तरीके से बीजिंग के ऊपर है अभी। और दूसरी बात यह है कि चाइना की तो पॉलिसी आपको पता ही है क्लास की, उधार दो उधार दो उधार दो, और इतना लेवल बना दो फिर पूरे देश पे कब्जा कर लो। खैर वो आगे की बात है, बट हम यहां पढ़ते हैं क्या लिखा है। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हैज डिपेंडेंट द डिकेड्स लॉन्ग, यानी क्लास कई टाइम से हो रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशन, बट इट हैज ऑल्सो, ऐसा क्या है ना, इंडिया जो है और पाकिस्तान चाइना, तो ये दोनों दुश्मन है एक तरीके से। तो दुश्मन दुश्मन क्या हो जाते हैं क्लास, दोस्त हो जाते हैं। लेकिन इंडिया इस टाइम इतना स्ट्रांग इकोनॉमी है कि कोई भी क्लास इंडिया का कुछ भी नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी भी कीमत पे, ठीक है। इसलिए क्लास रशिया का मैं आपको समझाया था कि बांग्लादेश के अलग होने टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम पर रशिया ने कितनी बड़ी भूमिका जो है वो अदा की थी इंडिया के साथ, और इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को सबक भी सिखाया था उस टाइम पे। तो इसीलिए क्लास आप देखोगे कि रशिया और जो वॉर चल रहा है अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो इंडिया में काफी ज्यादा, वैसे वॉर को तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी वॉर हो, वॉर से सबका नुकसान होता है। बट फिर भी अगर एक तरफ स्टैंड रखना हो तो कहीं ना कहीं इंडिया, वैसे तो किसी से भी वो मतलब कि दुश्मन किसी का भी नहीं बनना चाहता, भारत किसी का भी दुश्मन बनना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन लोग जो हैं वो हर्टली क्लास जो है पुतिन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आगे लिखा है क्लास, बट इट हैज द स्पार्क क्रिटिसिज्म फॉर बर्डनिंग द पाकिस्तान विद द माउंटेन ऑफ द डेट एंड क्लास अलाउिंग चाइना टू यूज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ध्यान रखना ट्रम्प की सरकार में ये वर्ड यूज किया गया, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जहां पे कहा गया कि चाइना की जो कूटनीति है, चाइना की जो क्लास पॉलिसी है, वो ये है कि उधार दो उधार दो उधार दो, कर्जे का जाल बना दो और फिर क्लास देश को कब्जा लो, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री के एरिया कब्जा लो, ऑपरेशंस कंट्रोल में कर लो एंड ऑल, टू गेन द एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ पाकिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए चाइना ने बहुत ज्यादा कर्जा जो है वो दे रखा है पाकिस्तान को, जिसके दम पे क्लास थोड़ा बहुत पाकिस्तान उछलता रहता है। द फाउंडेशंस ऑफ सीपीईसी पार्ट ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वर लेड इन 2013, 2013 में क्लास एक पर्टिकुलर कॉरिडोर, सर कॉरिडोर क्या होता है, गलियारा, ठीक है। कॉरिडोर का मतलब है गलियारा, जहां पे गली बना दी जाए, लेकिन छोटी गली नहीं क्लास, बहुत बड़ा हाईवे जैसा होता है जहां पे दो कंट्री के बीच में मूवमेंट करना आसान हो जाता है। एट द टाइम पाकिस्तान वाज रीलिंग अंडर द वीक इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना कमिटेड टू प्ले द इंटीग्रल
रोल इन सपोर्टिंग पाकिस्तान, चाइना ने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, आपकी इकोनॉमी में डाउन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, हम सपोर्ट करेंगे, तो चाइना ने सपोर्ट करना पाकिस्तान को चालू किया। पाकिस्तान एंड चाइना हैव अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप that goes back decades. Pakistan turned into China at time when it needed the rapid increase in external finance to meet critical investment in hard infrastructure, particularly power plant, highway, CPEC। तो CPEC बेसिकली क्या है मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये रहा क्लास यहाँ पे सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों कहा गया क्लास, क्योंकि यहां से इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा चाइना और पाकिस्तान के बीच में। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्लास, ये रहा वर्ल्ड का मैप, ठीक है, मतलब वर्ल्ड के मैप से मैंने थोड़ा सा एरिया लिया हुआ है। यह है क्लास अपना प्यारा भारत, यह है पाकिस्तान और यह है चाइना। अब होता क्या है क्लास, यहाँ पे अगर मान लो कहीं भी चाइना को अपना प्रोडक्ट भेजना है, तो अब यहाँ पे दो कंट्री के बीच में कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर तो है नहीं, तो चाइना यहां से समंदर के रास्ते, देखो कितनी दूर से, कितना टाइम लगेगा सोचो चाइना को यहां पहुंचने में, राइट। ग्वादर पोर्ट है क्लास, ये ग्वादर पोर्ट, तो यहाँ हांगकांग पोर्ट से लेकर ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है, वहां तक पहुंचने के लिए सोचो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, कितना ज्यादा पैसा लगेगा, कितना एनर्जी रिसोर्स वेस्ट होगा। इससे अच्छा तो यहाँ पे चाइना ने क्या कहा, पाकिस्तान के यहां से एक पर्टिकुलर रास्ता निकला, हालांकि ये कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करता दूसरी कंट्री से यहाँ रास्ता निकालने के लिए, गलियारा निकालने के लिए, कॉरिडोर निकालने के लिए, बट चाइना ने पाकिस्तान के लिए यहां से बोला कि हम रास्ता निकालेंगे। और यहां पे सोचो कितना शॉर्ट रास्ता हो गया, यहाँ आप देखो कितना शॉर्ट रास्ता हो गया है क्लास यहां तक, इतना सा रास्ता, और पहले कितना टाइम, कितना कितना पैसा बचेगा इकोनॉमी को, कितना फायदा होगा। इसके बदले चाइना ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, तुम्हारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाएंगे। हालांकि क्लास ये अभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन क्लास 2013 से लेकर ऑफिशियली क्लास 15 में लॉन्च किया गया। तो एक ऐसा अग्रीमेंट है सीनो पाक अग्रीमेंट, जो 1963 में एक अग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और चाइना के बीच में, जो कि एक तरीके से कि हम दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो हम हेल्प करेंगे। तो यहां से यहां पहुंचना क्लास बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। ओके, चाइना के लिए, मतलब चाइना के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो यहां से यहां तक पहुंचना आसान हो गया। तो ये है आपका बेसिकली सीपीईसी। आई होप आप समझ गए होंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इससे चाइना में, पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हुए कि काफी इन्वेस्टमेंट आएगा, चाइना के साथ एक अच्छा संबंध बनेगा, और यहाँ पे क्लास हमको एक शॉर्टकट रूट मिल जाएगा, बहुत सारे बिजनेसमैन को फायदा होगा। इसके ऊपर ये क्लास पैराग्राफ है। हार्वेस्ट प्रोजेक्ट टू मीट द नीड लीडिंग टू द क्लास ड्रामेटिक इंक्रीज इन पाकिस्तान पावर जनरेशन कैपेसिटी। पाकिस्तान की पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। ब्रिंगिंग एंड टू सप्लाई कांस्टेंट, जो चाइना की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग रहा था, पैसों की कमी, भुखमरी, गरीबी थी, वो पाकिस्तान की चाइना सॉरी पाकिस्तान में जो कमियां थी उसे चाइना हेल्प करेगा। बदले में आपको यहाँ पे आपको अग्रीमेंट साइन करना है। पाकिस्तान लीन इनटू सीपीईसी लीवरेजिंग चाइनीज फाइनेंसिंग एंड technical assistance in attempt to end power shortage that has paralyzed the country economy। मतलब आप और ज्यादा डिपेंड होते चले जा रहे हैं उनके ऊपर। ईयर लेटर चाइना the Pakistan has increased at class unimaginable peace। कहने का मतलब क्या है कि भैया सीधी सी बात है, अगर पाकिस्तान चाइना से उधार लेता चला जाएगा, अपने ऊपर पहाड़ बनाता चला जाएगा, डेट ट्रैप बनाता चला जाएगा, तो भैया आपको फिर चाइना की बात को रखना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो चाइना एज पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर, क्लास बायलैटरल क्रेडिटर भी किसे कहते हैं, देखो ये सब तुम्हारे टॉपिक सिलेबस में तुमने नहीं पढ़ा होगा कभी, बट मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ क्लास, मेरे को सारी नॉलेज है, लेकिन मैं आपको उतना ही दे सकता हूँ जितना आपके सिलेबस के अंदर है, अदरवाइज फिर वो बहुत ज्यादा हिस्ट्री आपको पता है कितनी डीप है। तो यहाँ पे बायलैटरल क्रेडिटर का मतलब ये है कि एक तरीके से जब कंट्री की गवर्नमेंट के बिहाफ में लोन दिया जाता है, लाइक मैं मान लो एक गवर्नमेंट यूनिट हूं और मैं पाकिस्तान के जो लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान की सरकार के बिहाफ में जब चाइना से लोन ले रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल क्रेडिटर। तो चाइना एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ग्रोन सब्सटेंशियली। चाइना मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी इन्फ्लुएंस डाल सकता है, समझ रहे हो बात को। चाइना और पाकिस्तान अलग अलग कंट्री है, बट क्योंकि दोनों का टक्कर इंडिया से है, तो चाइना पाकिस्तान की हेल्प करता है और बाद में पाकिस्तान से वो सारी चीजें करा सकता है जो चाहता है। In recent year, many due to the fact that Beijing is now Islamabad largest creditor। तो बीजिंग जो है उसने सबसे ज्यादा उधार दे रखा है इस्लामाबाद को। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स रिलीज बाई पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री, पाकिस्तान टोटल पब्लिक एंड पब्लिकली गारंटेड एक्सटर्नल डेट जो है वो $44 बिलियन का है 2013 में, जो कि 9.3% जो है अकेला चाइना। सोचो आप अपने कर्जे का लगभग 10% एक कंट्री के ऊपर, एक कंट्री से आप उधार ले रहे हो, लगभग 200 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसके हिसाब से आप खुद सोचो। by April 2021 the external debt has ballooned to, देखो अब डेट और बढ़ गया, सोचो 2021 तक डेट बढ़ गया, लास्ट 7 इयर्स के अंदर डबल हो गया डेट,
डबल से भी ज्यादा आप कह सकते हो। और पाकिस्तान जो है वो 27% उधार जो ले रहा है, लाइक 24.7 बिलियन, वो किससे ले रहा है क्लास? चाइना से। आप सोचो 27%, कितना ज्यादा कर्जा बढ़ता लग रहा है एज पर आईएमएफ डेटा। एडिशनली चाइना क्लास प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू हेल्प। तो चाइना सीधी सी बात है क्लास पाकिस्तान की हेल्प करता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिंग नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम कराची ऑल द वे टू क्लास गिलत बलिस्तान, यानी कि क्लास यहाँ पे पीओके। These investment were critical in better integrating the country ports, especially Karachi, when urban centers Punjab and class Khyber या क्लास पंखतुखा, ये क्या लिखा है क्लास यहाँ पे? पख्तूनख्वा, ठीक है, सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो। प्रोविंसेस, डिस्पाइट पावर असिमेट्रिक बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, अब चाइना पाकिस्तान दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेटर स्टिल हैज ट्रेमेंडस एजेंसी इन डिटरमाइन इट्स ओन पॉलिसी, even if such policies come at the expense of the long term social welfare of the Pakistan। तो पाकिस्तान को पता है कि लंबे समय में उसे बहुत नुकसान होने वाला है। अभी तो आप उधार ले लोगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में चाइना क्लास बहुत नुकसान पहुंचा सकता है आपको। खैर, ये एक इतना बड़ा पैराग्राफ आप पढ़ते हो, उसके बाद जाके आपको आंसर्स देने हैं, तो बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ के ही हिम्मत हार जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि आप टेंशन ना लो, इन्होंने सैंपल पेपर दे रखा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पूछ लेगा। जो आपको पूछेगा वो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर होगा, डोंट वरी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, आउटलाइन एंड डिस्कस एनी टू इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान के बीच में जो ये कॉरिडोर बनने वाला है क्लास, एक्यूरिंग टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो आपको बताना है क्लास कि क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं। तो यार सीधी सीधी बात है, चाइना अगर ये कॉरिडोर बना रहा है, तो हमने पूरे पैराग्राफ में पढ़ा कि पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, वहाँ के लोग बहुत खुश हुए, बहुत उन्होंने प्राउड फील किया कि अब हम चाइना के साथ मिल पाएंगे, यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत सिंपल हो जाएगा, प्रोसेस आसान हो जाएगा, ड्यूटीज बहुत सारी खत्म हो जाएंगी। समझ रहे बात को? Economic advantage of China-Pakistan economic corridor to the economy of Pakistan are: China provided financial and technical expertise to the help of Pakistan, built its road infrastructure supporting employment and income in the economy. Or second, CPEC has led to massive increase in power generation capacity of Pakistan. It has brought एन एंड टू द सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट इन द नेशन। तो नेशन के अंदर जितनी सप्लाई आ रही है, पावर सप्लाई बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ट्रेड आसान हो जाएगा। इन दो के अलावा भी आप कोई पॉइंट अगर आप यूज करना चाहो तो ये क्लास आप यूज कर सकते हो। तो दो देशों के बीच में अगर कोई कॉरिडोर बनता है तो दो देशों के बीच में रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता है। और दूसरी बात क्या है कि दो देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार ट्रेड ये सब चीजें मजबूत हो जाती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। ये सारे पॉइंट्स में से कोई भी दो पॉइंट, जरूरी नहीं कि आपको ये दो पॉइंट लिखने हैं, बट ये दो पॉइंट पैराग्राफ में यूज किया गया है, तो इसलिए दो पॉइंट सबसे ज्यादा बेटर है। ओके, नेक्स्ट, एनालाइज द इंप्लीकेशन ऑफ बायलैटरल डेट ट्रैप, सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान विद द चाइनीज इकोनॉमी। बड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, देखो ये रहा डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब बेसिकली क्या होता है? जब दो कंट्री के बीच का रिलेशनशिप होता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। तो यानी कि इसका क्या इंप्लीकेशन होगा? बायलैटरल डेट ट्रैप, सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, चाइना ने इतना ज्यादा उधार दे रखा है, लगभग 30% जो है इनका टोटल डेट जो है एक्सटर्नल डेट वो चाइना का दिया हुआ है। 100 रुपए अगर इन्होंने उधार लिया है तो अकेला चाइना ने 70 रुपए 30 रुपए उधार दिया है। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? चाइना हैज बिकम, और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी अगर आप सर्च करोगे ना कहीं भी तो चाइना का नाम आ जाएगा उसके अंदर। चाइना की ये एक तरीके से पॉलिसी है, उधार दो और कब्जा करो। चाइना हैज बिकम फेमस फॉर इट्स डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। अब ये चीज देख सकते हो आप, जैसे मान लो ये रशिया है, ये यूक्रेन है और ये यूएस है। तो यूएस जो है डायरेक्टली रशिया से नहीं लड़ सकता, राइट, और ना ही रशिया यूएस से लड़ सकता है। लेकिन ये जो यूएस है वो इसको उकसा सकता है यूक्रेन को कि भाई मैं तेरे साथ हूं, जब तू लड़ा था कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं देख लूंगा। और ये छोटी सी क्लास कंट्री इतने बड़ी कंट्री से लड़ने को तैयार हो जाती है। इसका मतलब इन दोनों कंट्री के बीच में जो वॉर चल रहा है, दिस इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। इसे कहते हैं क्लास कोल्ड वॉर। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसी चैप्टर के अंदर कोल्ड वॉर के बारे में, राइट। जो सोवियत यूनियन का पहले से ही यूएसएसआर का और जो यूएस है इनके बीच ये रहता ही है। तो दिस इज कॉल्ड क्लास, अब यहाँ पे रोल ये है इंडिया और ये है क्लास यहाँ पे आपका चाइना, और बीच में फंस गया बेचारा पाकिस्तान। तो इस तरीके से क्लास पाकिस्तान की वो मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उनकी इंडियन से नहीं बनती, ठीक है, उनकी सोच ऐसी है किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर। खैर, इन रिसेंट टाइम अंडर दिस चाइना प्रोवाइड क्लास फाइनेंशियल टेक्निकल एक्सपर्टाइज, तो ये बहुत सारी मदद कर रहे हैं क्लास चाइना, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंप्लीकेशन ऑफ डिप्लोमेसी इज दैट बीजिंग हैज नाउ, तो आप देख सकते हो बीजिंग जो है वो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो है वो क्रेडिटर है। इस्लामाबाद ने बीजिंग से बहुत उधार ले रखा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स रिलीज बाय द पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री, इट्स अ
टोटल पब्लिक एक्सटर्नल डेट जो है 44.35 बिलियन इन जून 13, जो कि बढ़कर क्लास 9.3% था, बढ़कर वो हो गया। वही लाइन लिखनी है कि देखो इस चीज से हमें दिख रहा है कि इतना ज्यादा कर्जा जो है ले रहा है पाकिस्तान चाइना से, डबल हो गया 21 तक, और आगे पता नहीं और कितना कर्जा पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से उधार लेगा चाइना से, और बाद में क्या हाल होगा। आईएमएफ का डेटा जो है ये आपको अपनी ओन लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो या पैराग्राफ में से पॉइंट्स को उठा सकते हो, राइट। डियर लर्नर्स, आई होप अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हो। क्लास 6 टू क्लास 12 के बच्चों के लिए नो मोर ब्रेक्स इन योर प्रिपरेशन। अभी से, आज से अपनी क्लास 6 टू 12 की जर्नी आप शुरू कर सकते हो किसी भी क्लास में अगर आप हो, अनअकैडमी के क्लास प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आप 6 टू 12 हो और अनअकैडमी का कोई भी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री, और ये क्लास लिमिट टाइम के लिए ऑफर है। तो SPA10 मेरा कूपन कोड है। इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा 10% का आप ऑफ भी ले सकते हो। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइव क्लासेस, डेली नोट्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर क्लास 1-to-1 इंटरेक्शन क्लास, रेज हैंड कर सकते हो, आपके वीकनेसेस आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको होमवर्क दिया जाता है, क्लास सेशंस होते हैं, पेरेंट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है क्लास, यहाँ से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। और अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th में हो और अनअकैडमी का कोई भी 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो 10th 12th के लिए, तो वो पड़ेगा 4999 में, और यहाँ पे 3 महीने के सब्सक्रिप्शन में 33% का एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिलेगा। इसके बाद आप SPA10 मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ और मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लास SPA10 मेरा कोड है, यूज करके 10% का एक्स्ट्रा ऑफ पाओ। अब आते हैं क्लास अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमने ये केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, पूरी तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इंपैक्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी एज अ वेलफेयर है, इसके जो एक्सेप्शन है वो है BCDE। बी से बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, सी से कंपोजिशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन और ई से एक्सटर्नलिटीज। तो ये तो शायद मतलब कि पहले ही पूछा जा चुका है 3 नंबर में क्वेश्चन। एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव से 2 नंबर में पूछा गया था। अब यहाँ पे 3 नंबर में भी सेम पॉइंट पूछा गया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। भैया देखो, जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो भैया सेल्स जो है वो तो तभी होगी ना जब सेल होगी। ए ने बी को कुछ बेचा, बदले में पैसे लिए, तभी तो सेल होगी। अब ए ने बी को कोई सामान दिया, बदले में बी ने बी को कोई सामान दे दिया, तो यहाँ पे कहाँ सेल हुई, यहाँ पे मनी वैल्यू तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो क्या हम इसको जीडीपी में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नो। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यानी बार्टर सिस्टम एक्सचेंज आज भी इंडिया में वेल पॉपुलर है, बेसिकली इन रूरल एरिया। तो क्या उसमें जीडीपी को रिकॉर्ड किया सकता है? नहीं रिकॉर्ड किया सकता। इसी के बारे में लिखना है कि जिसकी वजह से जीडीपी अंडर एस्टिमेशन हो जाता है और हम उस पर ट्रू वेलफेयर इकोनॉमी का नहीं मान सकते कि वो ट्रू इंडिकेट कर रहा है वेलफेयर को। Non-monetary exchange transaction are not included in the estimation of GDP on account of class practical difficulties like non-availability of reliable data. डेटा ही नहीं है भाई, ए ने बी को कितने सामान दिया, बदले में कितने सामान लिया, कोई डेटा ही नहीं है। Although these activities enhance the public welfare, which may leads to underestimation of GDP. लेकिन इससे लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है, लोग अपना काम कर रहे हैं, बट जीडीपी रिकॉर्ड नहीं किया। एग्जाम्पल किचन गार्डनिंग क्लास, सर्विस ऑफ होम मेकर, ये सारी की सारी चीजें। तो अब इन चीजों को हम कहीं भी जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिसके बदले में कोई सामान ना मिला हो, राइट। आपके फार्म में भी बहुत सारे ऐसे लेबर आते हैं जो फार्म में काम करते हैं, बदले में अनाज ले जाते हैं। अनाज के बदले आप बहुत सारी सब्जियां भी खरीद सकते हो, राशन खरीद सकते हो। अनाज देकर क्लास आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हो, दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान। बट इसको जीडीपी में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया सकता, तो इसी को लिखना है। देखो इन्होंने जितना लिखा है क्लास, आप उससे 2-3 लाइन फालतू ही लिखना। आई सजेस्ट कि अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर का है तो कम से कम क्लास 5 to 6 लाइन आप जरूर लिखना, 5 से 6 लाइन, कम से कम 4, बट उससे कम करोगे फिर कट जाएगा नंबर, क्योंकि आपके वर्ड लिमिट जो है ना वो उसी हिसाब से फिट बैठते हैं। आपकी आंसर शीट जितनी चौड़ी होती है उसके हिसाब से 5 to 6 लाइन्स आर इनफ। 6 to 7 जा सकता है, बट कोशिश करना कि 3 से 7 के बीच रहना, 3 से ज्यादा 7 से कम। ओके, 3 या 4 से ज्यादा और 7 से कम। बहुत ज्यादा बड़ा भी मत लिखना, 7 से बड़ा हो जाए चलेगा, बट बहुत ज्यादा बड़ा मत लिखना कि टीचर को लगे यार क्या भर रखा है बेमतलब की बात। तो पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर लिखना, स्टैंडर्ड आंसर्स, राइट। तो आपने बताना है किस तरीके से नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जैसे बार्टर सिस्टम एक्सचेंज जो है वो जीडीपी वेलफेयर का लिमिटेशन है।
मॉनेटरी मेजर आपको एक्सिस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप करा रखा है, उसमें मॉनेटरी और फिस्कल मेजर पड़ा होगा। मॉनेटरी मेजर जहां पे एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है वो आरबीआई के पास रहती है। तो आपको ऑफर करना है एक वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, स्टेट एंड डिस्कस एनी टू मॉनेटरी मेजर्स। आपको डिस्कस भी करना है अपने गिवन स्टेटमेंट्स को, बता आपको क्या लगता है। तो ये जो मॉनेटरी मेजर है, ये प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, यस आपको बिल्कुल लगता है क्लास की जो मॉनेटरी मेजर है हम इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अंदर, लाइक क्लास बैंक रेट या रेपो रेट, आप इसे बैंक रेट कहो या रेपो रेट कहो, बैंक रेट या रेपो रेट। तो बैंक रेट या रेपो रेट आपको लिखना है, कोई भी दो लिखना है, राइट। सीआरआर एंड एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कोशिश करना, वैसे तो क्वालिटेटिव भी है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल्स, वेज एंड क्रेडिट रैशनिंग, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों में से ही लिखना, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन और अगला है क्रेडिट रैशनिंग। ओ एक सेकंड रिवर्स रेपो रेट, क्रेडिट रैशनिंग भी है बट वो क्वालिटेटिव में, ये क्वांटिटेटिव है, रिवर्स रेपो रेट। तो आप इन चार में से कोई भी दो पॉइंट, एनी टू, कोई भी दो पॉइंट आप इसमें एक्सप्लेन करोगे कि किस तरीके से एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को इन दोनों पॉइंट से कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी दो पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ इसका आंसर लिख के नहीं दिया है, हालांकि इन्होंने इसका आंसर दे रखा है अपने सॉल्यूशन के अंदर, बट यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज एकदम परफेक्ट है ना। आप दो लिख सकते हो कोई भी, कि बैंक रेट बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज, सरकार के सिक्योरिटीज को बेचेगा पब्लिक को, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो भी इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, हेडिंग डालना है पहला पॉइंट, फिर एक्सप्लेन करना है, फिर हेडिंग, फिर एक्सप्लेन। अपना आप बोलना कि आप अपने स्टेटमेंट्स को मानते हो, इस स्टेटमेंट्स को आप बिल्कुल एक्सेप्ट करते हो कि मॉनेटरी मेजर से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये है दो वो मॉनेटरी मेजर के इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि इन्फ्लेशन गैप या एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेंगे। अब ये आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सबसे अच्छी बात है 5 नंबर का क्वेश्चन है, 12 और 13 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ए पार्ट है इसका 3 मार्क्स में। आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। आप सबको पता होगा डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी, और हम मेथड लगाएंगे इसमें इनकम मेथड, और हम क्या निकाल लेंगे, एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो देखो कितना है, आप पूरा फॉर्मूला लिख के करना, मैं तो यहाँ आपको नॉर्मली शॉर्टकट से बता देता हूँ, बट आप एग्जामिनेशन जब भी करोगे या अभी आप घर पे कर रहे हो तो प्रॉपर फॉर्मूला लिख के करना, क्योंकि अगर किसी बाई चांस मिस्टेक हो किसी पॉइंट में तो फॉर्मूले के हिसाब से आपकी स्टेप वाइज मार्किंग हो जाएगी। अगर डायरेक्टली एक लाइन में लिख दोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ तो नंबर आपको नहीं मिलेगा पूरा का पूरा, अगर कुछ गलती हो जाती है देन। तो आई सजेस्ट कि आप फॉर्मूला लिख के अच्छे से करना। 3 नंबर क्वेश्चन आराम से 6 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास, लगभग 6 से 9 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास, आराम से कर लोगे आप, राइट। चलो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, फिर आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वो भी दे रखा है क्लास यहाँ पे। उसके बाद क्या लेना है क्लास, इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट तो यहाँ पर कहीं भी, अच्छा रेंट इंटरेस्ट तो हो गया, रॉयल्टी दे रखा है। प्रॉफिट्स के 3 पार्ट है, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। तो 460, 940 और 300 ऐड करो क्लास यहाँ पे तीनों को, मतलब इन तीनों को अगर हम जोड़ देना तो ये प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, राइट। तो डिविडेंड है 940, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट है 300, जिसको सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं, और टैक्स है क्लास यहाँ पे 460। तो ये 1760 ये हो गया क्लास आपका 1760 प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर आपको मिक्स इनकम ऐड करना है, तो आप देखो मिक्स इनकम भी कहीं ना कहीं दे रखा होगा, इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दिया है, तो इसे ऐड करो कितना आ रहा है। तो ये आपका क्लास आंसर आ गया 4500, ओके। अच्छा अब, अच्छा दे रखा है मिक्स इनकम, सॉरी सॉरी लास्ट में दे तो रखा है दो, तो ये 4700 आपका खत्म। तो जो 3 नंबर का है अगर आप फॉर्मूला लिख के एक लाइन में खत्म कर देते हो तो ये कितना ज्यादा सिंपल हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन डन। नेक्स्ट है इसका बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड के बीच में आपको डिफरेंस करना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूसिव ऑफ चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो भी देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड इसमें डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब तो सेल्स होता है, इफ सारा स्टॉक नहीं बिका तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स है, और अदरवाइज वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट का, क्या लिख सकते हो, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को मिलाकर, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में द ग्रॉस लेते हैं उसको, ठीक है। और वैल्यू एडेड इज द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। और मैं कहूंगा कि इन्होंने जो लिखा है ना वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिया है, तो आई सजेस्ट कि आप अच्छे से लिखना। एक तो पहले दोनों की मीनिंग लिखना और फिर लिखना फॉर्मूला। तो मीनिंग और फॉर्मूला इस तरीके से आप बेसिस बना करना डिफरेंस लिखोगे, पहला बेसिस, फिर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड, ठीक है दोनों का। मान लो मैं 100 रुपए का सामान खरीद के लेके आया, उसे बना के मैंने 125 का बेचा, तो जो वैल्यू एडेड है वो 25 रुपए है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। और मैंने बेचा क्योंकि 125 का है, तो 125 क्या हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, सिंपल। ओके, अच्छा अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते 12वां क्वेश्चन, तो 12वें का एक ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एनवीएफसी निकालना है। तो सबसे पहले तुम जीवीएमपी निकालना, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे एनबीएफसी में। तो जीवीएमपी में हम सेल्स लेंगे, तो सेल्स कितना है क्लास यहाँ पे 6800। परचेज ऑफ ट्रैक्टर मशीन है वो नहीं लेना है। सरकार ने अनाज ले लिया 200 रुपए का, तो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट को सेल किया गया है। और आपने अपने कंजप्शन के लिए लिया है 50 का सामान, वो भी सेल है। और मेंटेनेंस ऑफ इधर डेप्रिसिएशन हो गया क्लास यहाँ पे, बस। तो ये कितना आ गया, आईसी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 7050 हो गया। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, एनवीएफसी गिवन क्या है, जीवीएमपी, माइनस करोगे डेप ग्रॉस से नेट जाने के लिए, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, 7050 माइनस डेप्रिसिएशन ये 100 हो गया, माइनस एनआईटी मतलब आईटी माइनस सब्सिडी। आपको एनआईटी नहीं दिया है तो ये होगा आईटी माइनस सब्सिडी। तो 7050 माइनस कर दो 100, 7050 माइनस 100 6950 प्लस ये 20 हो जाएगा 6970। आंसर आ गया 6970, राइट। तो इस तरीके से आप देख लेना आंसर एक बार इसकी मार्किंग स्कीम में, तो 6970 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कहीं भी इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया हुआ है। डन ये क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी है, स्टेट टू कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो एनएफआईए है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, मैंने अपने नोट्स में करा भी रखा है आपको। तो बाहर से जो इनकम आ रही है तो उसके आपको लिखना है, तो वो रिटेन अर्निंग भी हो सकता है, वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट भी हो सकता है। इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, 1 2 3। आप कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं तो कोई भी 2 लिख देना, 1 2 या 3। एक तो देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कि जो आप बाहर से सैलरी वगैरह ले रहे हो, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर सेकंड जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम आती है, रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से कौन सी इनकम आती है, प्रॉफिट। और नेट रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, रिजर्व्स। नेट रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, रिजर्व्स, राइट। तो ये हो गया क्लास आपकी कोई भी 2 कंपोनेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 13 क्वेश्चन क्लास आपने हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देख लिया लगभग। अब इससे देखते हैं क्लास एनवायरमेंट चैप्टर से क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13 का है, पेस्टिसाइड्स आर केमिकल कंपाउंड डिजाइन टू किल पेस्ट। भाई सीधी सी बात है, कीड़े मकोड़ों को कीट मारने के लिए कीटनाशक बना हुआ है। मेनी पेस्टिसाइड कैन ऑल्सो pose health risk to the people even exposed to the nominal quantity. If the right of the our statement, if the sorry, in the light of the our statement suggest any two traditional method of replacement the chemical pesticide. तो भैया जो पेस्टिसाइड होता है, छिड़काव करते हैं, तो मुंह पे कपड़ा बांध के मास्क लगा के छिड़काव करते हैं, क्योंकि वो हमारी जान को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारे लिए भी खतरनाक है। तो अब इस चीज को देखने के लिए पेस्टिसाइड और केमिकल कंपाउंड, इसको मतलब कि ना यूज करके आप 2 मेथड सजेस्ट करो जिससे क्लास हम लोग नेचुरल अपने इन्वायरमेंट को और खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या क्या है देखो क्लास, द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। अब खुद सोचो ना कि अगर हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना यूज करें तो नेचुरली हम क्या यूज कर सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन में एक सिंगल मार्क का छोड़ना नहीं है। बी कॉन्फिडेंट कि आप अपनी ओन लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया है, आपका दिमाग लगेगा, आपका नॉलेज, आपकी क्या आपने देखा है आज तक अपने इन्वायरमेंट से, सोशल मीडिया से, अपनी बुक से, टीचर से, जो भी आपने या जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके बेसिस पे आपने आंसर लिखना है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इन कंट्रोलिंग द कंटामिनेशन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एज। तो पहले क्या, नीम ट्री, जो नीम के पेड़ होते थे, एंड इट्स प्रोडक्ट आर नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर विद द क्लास। जब ये केमिकल वगैरह चीज नहीं थी तो नेचुरल चीजें होती थी ना, आज दवाइयां हैं, पहले दवाई नहीं थी तो नेचुरली काम होता था, नेचुरली बीमारी को ठीक किया जाता था। और तब होते थे, ऐसी बात है कि नहीं होते थे। विच हैज बीन यूज सिंस एजेस ऑफ इंडिया। रिसेंटली द गवर्नमेंट प्रमोटेड द सेल ऑफ नीम कोटेड यूरिया एज अ मेजर ऑफ नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। तो नीम कोटेड, तो यूरिया जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फसलों में डाला जाता है, छिड़काव किया जाता है, तो नीम कोटेड, ताकि वो क्लास हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, इवन हमें भी और आसपास के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधों पे जो बैठ जाते हैं, पंछी वगैरह, जानवर वगैरह घुस जाते हैं, चर जाते हैं, मर जाते हैं, पंछियां मर जाते हैं, वो सब चीजें ना हो। लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड शुड बी अलाउड टू डेवल
अराउंड द एग्रीकल्चर एरिया दे कैन क्लियर लार्ज वेराइटी ऑफ पेस्ट। अच्छा ये कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों को खत्म करने के लिए पंछी भी क्लास बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब पंछियां अगर रहेंगे आसपास तो वो कीड़े मकोड़ों को, चिड़िया वगैरह जो है ना वो कीड़ा मकोड़ा खाती हैं, उनका वही नाश्ता होता है, वही भोजन होता है, तो वो रहेंगी तो उसके थ्रू भी आप आसपास में पंछियों के रहने की जगह बना सकते हो, राइट, ताकि क्लास कीड़े मकोड़े जो हैं वो वहीं पे ही खत्म हो जाए, पंछियां उन्हें मार दें, उन्हें खत्म कर दें और आपकी फसल को ज्यादा नुकसान ना हो। ओके, चलो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन जो है, इसका बी लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, ध्यान से और अच्छे से देखना क्या है इसमें। इसमें लिखा हुआ है क्लास, इन रिसेंट टाइम द इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। द प्रॉब्लम हैज बीन एग्रेवेटेड द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। डू यू एग्री विद द गिवन? देखो कोविड-19 से रिगार्डिंग पूछ लिया है, आपको पता है 2 साल से कोविड चल ही रहा है। तो अब ये कहते हैं कि इसको देखना है और 2 डिसएडवांटेज बताना है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो कैजुअलाइजेशन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, इनफॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है? जहाँ पे आप एक कैजुअल वर्कर बन रहे हो, आप रेगुलर, आजकल क्या हो रहा है, कोई भी कंपनी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय को नहीं रखना चाहती, सब कंपनी कैजुअल वर्कर रखना चाहते हैं, क्योंकि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो रेगुलर तनख्वाह लेते हैं क्लास, उनकी जॉब फिक्स होती है, जॉब सिक्योरिटी रहती है, इनका यूनियन रहता है, इनका पीएफ ईएसआई कटता है, इनको सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रेड यूनियन की जो लेबर यूनियन है उनकी तरफ से। तो इसलिए वो चाहते हैं कि यार कौन टेंशन ले, इनको निकालते हैं तो कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा, इनको निकालने पे कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कल से ही निकाल दिया, कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना। हालांकि ये गलत है, लेकिन ऐसा कैजुअल वर्कर के साथ होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो रेगुलर सैलरी से धीरे धीरे कैजुअल वर्कर में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की तादाद कम होती चली जा रही है, कैजुअल वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है, दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो आपको इसको 2 डिसएडवांटेज बताने हैं और बताना है क्या कोविड-19 की वजह से ये चीज बढ़ती चली जा रही है। तो यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो क्लास, आपको बताना है कि आप इस चीज से अग्री करते हो। फॉर द कैजुअल वर्कर द राइट ऑफ द लेबर आर नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉ। तो जो कैजुअल वर्कर है उनके लिए कोई लेबर लॉ नहीं है, तो पैंडेमिक टाइम में उनको जॉब से निकाल दिया गया, जबकि आपने देखा होगा सरकारी वर्कर जो है उनको पूरी तनख्वाह मिली है ना। तो अब कोविड टाइम पे दे आर जॉबलेस विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, उनको जॉब से निकाल दिया गया, जबकि कंपनी अगर एक अच्छी कंपनी जॉब से निकालने के बाद 3 महीने 6 महीने की सैलरी उनको देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, के जॉब से निकाल दिया 6 महीने की सैलरी भी देंगे आगे, के भी बंदा कैसे सर्वाइव करेगा उस टाइम पे। और दूसरा क्या है, ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन मिलियन ऑफ कैजुअल वर्कर आर लॉस्ट देयर जॉब, रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ देयर सर्वाइवल। अब वो कैसे सर्वाइव करेंगे, इस महीने की सैलरी उनको नहीं मिली तो कैसे सर्वाइव, कितना उधार लेंगे वो, और कोविड-19 टाइम पे तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा था, मेडिकल इश्यूज भी चल रहे थे। तो ऑल्सो एडिशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर एडेड टू द ट्रबल, ऊपर से क्लास बीमार पड़ रहे हैं, सैलरी नहीं, जॉब नहीं, गांव जाना है, टिकट महंगी, हर चीज करप्शन, हर चीज आपने देखा लॉकडाउन टाइम पे हर चीज महंगी हुई थी, साग सब्जी सब महंगी, और बाकी चीजें तो मिल ही नहीं रही थी। तो हैड सच वर्कर्स बिन क्लास वर्किंग अंडर द फॉर्मल सेक्टर, इट हैव गिवन देम सम रेस्पाइट इन देयर डिफिकल्ट टाइम। तो इस टाइम पे क्लास आपको बताना है कि कोविड-19 की वजह से कैसे कैजुअलाइजेशन हुआ और कैजुअल वर्कर को क्या क्या नुकसान होता है, कैजुअलाइजेशन का क्या क्या डीमेरिट है। कोई लेबर लॉ नहीं मिलता क्लास उनको, पहली बात जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती उनकी, और उनको तनख्वाह भी कम दिया जाता है क्लास, और ना ही क्लास वो कुछ कंप्लेन आगे कर सकते हैं, विदाउट एनी नोटिस उनको निकाल दिया जाता है। ये आपको पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो इसके साथ हम एंड करते हैं, हमारा अकाउंट्स का सैम्पल पेपर हमने कर लिया, सीबीएसई का, इको का सैम्पल पेपर कर लिया, बीएसटी का सैम्पल पेपर कर लिया। अब आगे मैं आपको वन शॉट कराऊंगा, काफी सारे रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लेके आऊंगा, टेस्ट लूंगा बहुत सारे क्लास, यहाँ पे काफी सारे गेस्ट पेपर जो है आपको यहाँ पे कराऊंगा, बहुत सारा प्लान कर रखा है मैंने। बस आप सपोर्ट करते जाओ, अच्छा लगे थोड़ा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने सारे क्लासमेट के साथ। और ये चैनल क्लास 12th वालों के लिए है, तो अगर आप क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हो प्लीज सब्सक्राइब करना, एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, और अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को भी शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय।